हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी की सेकंड बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है जल संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे भारत के जल संसाधन जो है धरातलीय जल संसाधन, भौम जल संसाधन, जल की मांग और उपयोग और सिंचाई के लिए जल की मांग और जल की समस्या देखेंगे और उसके गुणों का ह्रास भी देखेंगे, जल संभर, वर्षा जल संग्रह और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। तो हमारा पहला टॉपिक है धरातलीय जल संसाधन क्या होता है। तो जो नदियाँ, झीलें, तलैया मतलब कि बरसात, तालाब ये सब होते हैं इसमें। और भारत में कुल नदियाँ व उपनदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, जिस संख्या 10,360 है इनकी, ये सब धरातलीय जल संसाधन है। और अब हम देखते हैं भौम जल संसाधन। तो देश में कुल 432 घन किलोमीटर हैं और जहाँ इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खेती वगैरह की जाती है तो जो भूमि का जल है उसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो जहाँ इनका उपयोग कम मात्रा में किया जाता है वे हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल। और जहाँ इनका उपयोग मध्यम मात्रा में मतलब कि मिनिमम मतलब कि मीडियम रहता है जहाँ पर, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गुजरात। अब हमारा टॉपिक है कि जल की मांग और उसका उपयोग। तो पारंपरिक तौर पर जो भारत है कृषि प्रधान देश रहा है और इसका 2/3 जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहती है। और जो पंचवर्षीय योजना है उसमें सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जैसे कि यह है भांगड़ा, नंगल, हीराकुंड और एक दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मतलब कि ये खुद बनाई गई हैं। देखते हैं कि भारत में सिंचाई के लिए अधिक जल की मांग। तो जो कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है और जो देश है उसमें ज़्यादातर भाग सूखाग्रस्त है हमारे यहाँ पे। और जो देश के अधिकांश क्षेत्र हैं जैसे कि गर्मी के दिनों में सूखापन पाया जाता है वहाँ पर, और इसलिए बिना सिंचाई के कृषि संभव नहीं हो पाती है। और जिन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है जैसे कि पश्चिम बंगाल व बिहार, अगर वहाँ पर मानसून में वर्षा न हो तो वहाँ पर भी सूखा उत्पन्न हो सकता है। और जो सिंचाई के कारण ही जो बहुफसली है वो कारण हो पाता है उसका। और हरित क्रांति की सफलता के पीछे भी सिंचाई ही मतलब होती है। अब हम देखते हैं कि जल की समस्या क्या क्या है। तो जो जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में जल संख्या वृद्धि से कमी है, मतलब कि जितनी मतलब लोगों की जनसंख्या है उससे कम है जल की मात्रा। और उपलब्ध जल का जो औद्योगिक, कृषि व घरेलू कार्यों में प्रदूषित होता है, मतलब कि जो जल है वो भी प्रदूषण फैलाते हैं उसमें भी। और जो मनुष्य का अत्यधिक फिजूल उपयोग, मतलब कि मनुष्य भी मतलब फालतू खर्चा करता है, मतलब पानी को ऐसे ही बहाता रहता है। अब हम देखते हैं कि जल के गुणों का ह्रास। तो जो जल की गुणवत्ता का अर्थ होता है मतलब कि जल की शुद्धता। तो जैसे कि जल बाहरी पदार्थों जैसे कि सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक पदार्थों, मतलब कि इन सब से प्रदूषित होता रहता है। और इस प्रकार जो पदार्थ जल की गुणवत्ता में पाई जाती हैं उनमें कमी लाते हैं और जिसके कारण जो जल है वो पीने योग्य नहीं रहता है। और इन सब से जो जल है वो जल प्रदूषण बढ़ता है। और देश में जो गंगा तथा यमुना, ये दो बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित नदियाँ हैं। और जो दिल्ली और इटावा के बीच में जो यमुना नदी का है ना, यमुना नदी उसकी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, मतलब ये जो यमुना नदी है जो दिल्ली इटावा के बीच में है। और अन्य प्रदूषित नदियां जैसे कि साबरमती जो अहमदाबाद में है, गोमती जो लखनऊ में है, गंगा कानपुर, वाराणसी हैं। जल संभर प्रबंधन। तो जल संभर से अभिप्राय जो धरातलीय और भौम जल संसाधनों के प्रबंध से है इसका, जैसे कि तालाब, कुआं, बहते जल को रोकना, मतलब ये सब होता है इसके अंतर्गत। तो जो केंद्र व राज्य तथा NGOs द्वारा चला गया कार्यक्रम है तो ये 3 है, एक तो हरियाली है, एक नीरू मीरू और एक है अलवारी पानी संसद। तो जो हरियाली है उसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी ये, और इसका उद्देश्य था सभी को पीने तथा सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना था। और जो नीरू मीरू है इसका था ये जल और आप भी कहते हैं इसको, ये आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया था। और जो अलवारी है, अलवारी पानी संसद, ये अलवर है, इसका नाम अलवर, और ये राजस्थान द्वारा चलाई गई थी अलवर जगह पर। और तालाबों व बांधों का निर्माण हुआ था इसके अंतर्गत। अब है जो वर्षा जल संग्रह। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जलाशय है जैसे कि तालाब और झीलों में किया जाता है, मतलब कि जो वर्षा का जल है उसको इकट्ठा किया जाता है उनमें। और जो राजस्थान में है वर्षा जल संग्रह कुंड एवं टांगा नाम से जाना जाता है, मतलब कि जो जल को संग्रह करते हैं उसको, तो उसको वहाँ पर राजस्थान में कुंड और टांगा कहा जाता है। और जो जल संग्रह है वो पानी को उपलब्धता को बढ़ाता है, मतलब कि उससे पानी मतलब ज़्यादा होता है। और जो भूमिगत जल स्तर को नीचे रोकता है, मतलब कि जो भूमि का जल है उसको रोक के रखता है, ज़्यादा उसका यूज़ ना करें ताकि, नहीं तो फिर जो पृथ्वी है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी।
और अब है जो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति 2002, तो इसमें क्या है, इसमें पीने का पानी सभी को उपलब्ध कराना था, इस नीति का उद्देश्य। और जो भौम जल का कम उपयोग, मतलब कि जो धरती के जल है उसका कम उपयोग था, और जो धरातलीय वह भौम जल की समय समय पर जांच होनी चाहिए, मतलब कि जो धरती के ऊपर है जल उसकी समय समय पर जांच होनी चाहिए, कहीं उसमें कुछ प्रदूषण वगैरह वायरस वगैरह तो नहीं हो गया है। अब है कि जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए, मतलब कि जल के लिए लोगों में मतलब कि रहना चाहिए कि हाँ जल कम हो रहा है, इसलिए से अच्छे से यूज़ करें कि ताकि आने वाली पीढ़ी को भी जल मिल सके। अब है कि जल के सभी प्रयोगों में उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करें, मतलब कि जितनी ज़रूरत है बस उतना इस्तेमाल करें, मतलब फालतू उसका यूज़ ना करें। अब है कि जो पृथ्वी पर जो लवणीय जल है वो 97% है, और जो अलवणीय जल है वो 30% है, मतलब कि जिसमें नमक है वो तो 97%, और जिसमें नमक नहीं है वो 3% है। अब है जो भारत में है, मतलब कि भारत में जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है वो है 2.45%, और जो जनसंख्या का 16% होता है। अब है जो जल संसाधनों का 4% भाग पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर। और जो देश में एक साल में प्राप्त वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी होती है, मतलब कि जो वर्षा है उससे होती है 4000 घन किलोमीटर, और जो धरातलीय जल एवं भौम जल है वो 1869 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।